Assalamualaikum. This is Umehani and we are going to start the textbook of biology for class 9 sin board. So basically ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, डिविजन्स और ब्रांचेस के बारे में, और इसके अलावा कि बायोलॉजी का क्या दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है और कुरान किस तरह से हमें ज़िंदगी की इल्म के बारे में बताता है। मज़ीद ये कि हम इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी असल में साइंस की वो ब्रांच है कि जो ताल्लुक़ रखती है लिविंग बीइंग्स की पढ़ाई के साथ। हम ये कह सकते हैं कि जो जानदारों के बारे में जो इल्म है, ना सिर्फ जानदारों का बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जानदारों से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देती है, ये हमें इल्म बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो किस तरह से अलग हैं एक दूसरे से, शक्ल में, साइज़ में, कंपोजिशन में, और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके जो अंदर फंक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, या फिर वो किस तरह से इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में अपना काम कर रहे हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो बायोस से आया है जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग, यानी कि स्टडी करना। हम किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लाइफ की यानी कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और साथ के साथ उन नॉन लिविंग थिंग्स की भी जो कि बायोस यानी कि ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। सो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ को हम प्रॉपर्ली जो ज़िंदगी है इसको हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो 9 दैट प्रोसेसेस हैं ये परफॉर्म कर पा रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या चीज़ एग्जिबिट करता है, क्या चीज़ उसके पास मौजूद है, उसके पास लाइफ मौजूद है। सो जो ये फंक्शंस हैं, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर ये काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लाइफ मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डाइजेशन, जिसमें फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में गैसेस एक्सचेंज के बाद फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, उनसे एनर्जी निकल जाती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, चीज़ों का बनना, चीज़ों का टूटना। उसके बाद है हमारे पास मूवमेंट, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। फिर हमारे पास एक्सक्रीशन, किस तरह से उनके फाजिल मादे हैं, वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है। फिर हमारे पास है ग्रोथ, किस तरह से वो नशोनुमा होती है उनके अंदर। उसके बाद इरिटेबिलिटी, कि किसी इरिटेशन के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और क्या स्टिमुलस वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में। फिर हमारे पास डेवलपमेंट, के किस तरह से वो डेवलप होते हैं, और जो पीरियड होता है उनका बॉर्न होने से पहले, तो उनकी डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और फिर रिप्रोडक्शन की किस तरह से वो अमल तौलीद करते हैं, अपने जैसों को पैदा करते हैं। डिवीजन और ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो मेजर डिवीजन में हमारे पास 3 आते हैं: जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड जूलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी बेसिकली वो स्टडी है जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी वर्ड ब्यूटीन बताता है कि ये प्लांट्स के बारे में है। ये ब्यूटीन वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज का है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो बेसिकली हम बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। इसमें हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरी ये तो मेजर डिवीजन थे। इनके अलावा हमारे पास जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ चीज़ों के साथ डील करती है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और दूसरी अदर चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। तो इसी के बेसिस पे हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, फिर है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखती है, उनके एक्सटर्नल फॉर्म से, उनकी शेप से मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक होता है। एनाटॉमी का ताल्लुक होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, उनको कट करके। सेल बायोलॉजी, जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, ना सिर्फ सेल के बल्कि उसके अंदर जो काम करने वाले छोटी छोटी सी मशीन जैसे ऑर्गेनिल्स के हैं, तो इनके बारे में हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो बेसिकली डील करती है प्लांट्स एनिमल्स के टिश्यूज़ के बारे में। फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करें तो इसका ताल्लुक जैसे कि एनाटॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी कि उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बॉडी में मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी साख्त कैसी है। उसको ही हम, अगर हम ये कहें कि उन्हीं ऑर्गन्स के अगर हम फंक्शंस को पढ़ना चाहें तो वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम दिया जाए, उनकी ग्रुपिंग किया जाए, और उसके से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। यानी कि जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की गई है, नेमिंग की गई है, जो डिवीजन, किंगडम्स, लेवल्स बनाए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम टैक्सोनॉमी में डील करते हैं। जेनेटिक्स में हम बेसिकली हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हर वो चीज़ जो कि कहते हैं, हर वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, उसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जो बेसिकली आपकी जीन्स की ही स्टडी है, क्योंकि जीन्स ही जो होते हैं वो उन्हीं के थ्रू कैरेक्टर्स एक दूसरे से वन पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग पास होते हैं। फिर मेरे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट
और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन वगैरह के बारे में, और उसके बाद के जो स्टेजेस हैं, किस तरह से हम जो डेवलप होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, इसके बारे में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो एनवायरमेंट, ये नाम से ज़ाहिर है कि हम इसके अंदर बेसिकली अपने माहौल के बारे में पढ़ें कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन है और वो किस तरह से एक दूसरे पर असर डालते हैं, यानी कि हम अपने माहौल की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी में हम बेसिकली जो हमारे पास पुराने फॉसिल्स होते हैं, यानी कि जो पुरानी हड्डियाँ हमारे पास मौजूद होती हैं, पुराने ढांचे जो होते हैं, जो चीज़ें हमें लिविंग बींग्स की ओल्ड कदीम ज़माने की चीज़ें जो जाके हमें काफ़ी सालों बाद मिलती है, उनसे उनकी हम जो जब स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी पैलियोंटोलॉजी है, यानी कि पुरानी जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम फॉसिल्स की मदद से जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली जो जीन्स हमारे पास हैं और उनके अंदर जब हम चेंजेस कर दें उनके स्ट्रक्चर में या उनकी लोकेशन में, जब उन्हें हम मैनिपुलेट कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल को ताकि हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स अचीव कर सकें, तो इस तरह की स्टडी जो होती है इसे हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग बींग का जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करके उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन में हम चेंजेस लेके आते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम जो भी हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर है हम उसको हासिल कर सकें। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। एंड देन वी हैव सोशल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कीड़े मकोड़े जो कि हमें पैरासाइट असल में वो एनिमल्स, वो लिविंग बींग्स जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और फार्माकोलॉजी में हम एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो मेडिसिन हैं उनमें वो किस तरह से हमारी बॉडी पर एक्ट करती हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और बेसिकली उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात करें तो बेसिकली इसके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी सेल्स और ऑर्गेनिल्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो मेन हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि किस तरह से ये जो बायोलॉजी है ये दूसरी साइंसेस के साथ अपना ताल्लुक रखती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स के बारे में कि बायोलॉजी का ताल्लुक फिजिक्स के किस तरह से है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं ताकि हम जो ज़िंदगी के होने वाले वाक़यात हैं, मतलब ज़िंदगी में जो इंसान के प्रोसेस हो रहे हैं, जो फंक्शन चल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन किया जा सके। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। एक ब्रांच है बायोफिजिक्स की जिसे हम रेडियो फिजिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद डिफरेंट मटेरियल है उसकी लोकेशन को आसानी से पता लगा सकते हैं। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves, ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. So basically रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग के जरिए हम फॉसिल्स की एज आसानी से पता कर सकते हैं, और साउंड वेव्स को हम अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करते हैं, और लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये लिविंग बींग्स और फिजिक्स को एक दूसरे के साथ मिलाती हैं, और जब ये मिलाती हैं तो हमारे पास एक नई तरह की स्टडी वजूद में आती है जिसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। देन वी हैव बायोमैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। तो बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम मैथमेटिक्स का लिंक पढ़ते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है उनके मुतालिक जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये रोल प्ले करती है मैथमेटिक्स। और इसीलिए हम जब मैथमेटिक्स को बायो के साथ पढ़ते हैं तो उसे हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास रेशियोज, प्रोपोर्शंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम केमिस्ट्री का लिंक पढ़ रहे हैं बायो के साथ। मेनली हम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। इन मॉलिक्यूल्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनकी बेसिकली लाइफ चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो सिंथेसिस है, इनके जो फंक्शंस हैं किसी बॉडी के अंदर, हम इनके जो भी स्टडी करते हैं तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कार्ब्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए, ये सब चीज़ें इनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। देन वी हैव बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की जगहों पर रहते हैं। तो जब हम इनके इस जियोग्राफी पढ़ते हैं, यानी कि जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स की पॉपुलेशन है, ये दुनिया के इलाकों में कहाँ कहाँ किस तरह मौजूद हैं, किस तरह से वो सर्वाइव कर रही हैं ज़मीन में, तो इसको हम डील करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। और ये बात भी सही है कि जो लिविंग बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से पर्टिकुलर जगहों पर ही एग्जिस्ट कर पाते हैं, पर्टिकुलर जगहों पर ही अपनी ज़िंदगी को चला पाते हैं। Then we have bioeconomics. This deals with the economically important organisms involved in the production, meat production, etc. are calculated for cost value and profit value. जब हम बायोइकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमें मुनाफा होता है, जिनसे हमें प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पे मीट प्रोडक्शन वाले जो एनिमल्स हैं हमारे पास, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो एनिमल्स हैं हमारे पास, लाइक काऊ हो गया, गोट, मवेशी वगैरह, इन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमारे
हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, प्रॉफ़िट पहुँचाते हैं। इससे हमारे मुल्क जो होता है, इससे हमारी जो इकनॉमी होती है वो तरक्की करती है। तो जब हम ऐसे ऑर्गेनिज़म को स्टडी करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हमारी कॉस्ट वाली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अपनी प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि उनसे मिलने वाले जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वैल्यू की वजह से जब हम इन ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं लाइक गोट, कैमल, काऊ वगैरह, तो हैन वगैरह, तो इसको हम देखते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक